डियर स्टूडेंट्स, आज सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इस पार्ट के अंदर अपन आज पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर एंड सर्कुलेशन। क्योंकि ब्लड बॉडी में फ़्लो करता है, पूरा सर्कुलेट करता है और उसी सर्कुलेशन के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बैलेंस होता है। हाउ दिस बैलेंस टेक्स प्लेस, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। तो इस टॉपिक पे सबसे पहले हम बताते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने की वजह से एनिमल्स को दो कैटेगरीज़ में बांटा गया है, पोइकिलोथर्म्स एंड हीटेरोथर्म्स। बॉडी टेम्परेचर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहना ज़रूरी है कि सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल चलें। हम सभी जानते हैं हमारी एक्टिविटीज़ एंजाइमेटिक सिस्टम द्वारा चलती हैं, हार्मोनल कंट्रोल रहता है और ये सभी चीज़ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होती हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड इन मैनी एनिमल्स, और जहाँ नहीं रिक्वायर्ड होता है वहाँ डिफरेंट तरह के एनिमल्स का अपन डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक बात करते हैं अपन मनुष्य की, तो ये बॉडी टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा रहता है और ज़्यादातर मैमल सब इसी टेम्परेचर रेंज में आ जाते हैं। ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमारी एक्टिविटीज़ प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स और हमारा पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट रेंज में ही काम करने के लायक बना रहता है। सो टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर कंट्रोल एंड द टाइप ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड, तो दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक को हम होम्योथर्म्स कहते हैं और दूसरे को हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। नाउ पहले बात करते हैं होम्योथर्म्स की। तो वो सारे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक ही बना रहता है उनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। दे हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज आता है उससे इनके बॉडी टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उन्हीं में से एक हैं। इस तरह के एनिमल्स को एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं या इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, रुधिरतापी एनिमल्स। इन एनिमल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिनका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। आमतौर पे मैमल्स और बर्ड्स ये सभी होम्योथर्म्स में आते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे इंसेक्ट्स और कुछ लोअर कॉर्डेट्स जैसे बहुत डीप सी में रहने वाले, ये भी होम्योथर्म्स होते हैं। टेम्परेचर कंजर्वेशन के लिए इनके बॉडी में कुछ हीट इंसुलेशन बने रहते हैं या कुछ ऐसी रचनाएं बनी रहती हैं जिसके द्वारा ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। नाउ दूसरी तरह के एनिमल्स हैं पोइकिलोथर्म्स या जिनको हम हीटेरोथर्म्स भी कहते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं या एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर मौसम के साथ बदलता रहता है। आमतौर पे इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स, पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के बदलते बदलते इनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं या इनके व्यवहार में कुछ चेंजेस आने लगते हैं जिनकी वजह से ये अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, या तो कोई आरामदायक स्थान पे पहुंच जाते हैं या बिल्कुल डोमेंट होके रह जाते हैं। और इसी वे में दे अंडरगो रेस्टिंग, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन, ये पोइकिलोथर्म्स अंडरगो करते हैं। इन एनिमल्स का जो बॉडी है वो लिमिटेड रेंज में काम करता है। ये एक्टिव या रेस्टिंग स्टेज में जाते हैं बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। अगर इनको ज़्यादा काम करना है तब ये उस दौरान करेंगे जब टेम्परेचर इनके लिए अनुकूल हो। जब टेम्परेचर इनके लिए प्रतिकूल होता है या अनफेवरेबल होता है तब ये अपने आप को टाइड ओवर कर लेते हैं और बिल्कुल गुपचुप होकर बैठ जाते हैं। एक्टिविटी एकदम मिनिमम रहती है जिससे कि मिनिमम हीट लॉस हो और मिनिमम इनकी एनर्जी निकले। इन सब रीजंस की वजह से टेम्परेचर प्रोडक्शन या हीट प्रोडक्शन के बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले होने चाहिए जिसके द्वारा हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन प्रोसेस है वो मेंटेन किया जाए। ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन प्रोसेसेस हैं ये मैमल्स और बर्ड्स के अंदर अपने डेली टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए अपनाए जाते हैं।
आम टेम्परेचर मैमल्स के अंदर 36 to 38 डिग्री सेल्सियस और बर्ड्स में 39 से 41 डिग्री सेल्सियस होता है। जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ होती हैं वो यही मैमल्स और बर्ड्स की, वो इससे ज़्यादा वेरिएशन सह नहीं कर पाती। अब क्योंकि इनको एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रेंज में ही काम करना होता है और बाहर का टेम्परेचर बदलता रहता है, तो इन एनिमल्स को हीट प्रोडक्शन के या हीट रेगुलेट करने के बहुत सारे डिवाइसेस अपनाने पड़ते हैं, फॉर्मूले अपनाने पड़ते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहले हीट प्रोडक्शन, ये आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज फैक्टर्स। हीट प्रोडक्शन, जब कोई भी एनिमल अपनी लाइफ में हीट का प्रोडक्शन करता है तब हम उनको हीट प्रोडक्शन प्रोसेसेस कहते हैं। और ये हीट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये उस पर्टिकुलर एनिमल के मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है। अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और अगर मेटाबॉलिक रेट कम है तो हीट प्रोडक्शन कम होता है। ये जो मेटाबॉलिक हीट है इसको पता करने की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके हैं और मेजर किए जा सकते हैं। फ़िलहाल इम्पोर्टेंस है हीट की, और ये जो हीट है ये हमारे जो भोजन में आने वाले ये प्रोडक्ट्स हैं या खाद्य पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इनके मेटाबॉलिज्म से जो चेंजेस आते हैं उनके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ एनिमल्स जैसे सील होती हैं या वॉलरस इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती हैं कि पोलर रीजन की सर्दी भी ये आराम से निकाल लेती हैं केवल बॉडी हीट के द्वारा। टेम्परेचर अगर नॉर्मल से कम है बॉडी का तब भी कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे हमारी अनैच्छिक मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एसिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन करती हैं जिससे हीट निकलती है, और इसी हीट के द्वारा ये अपने आप को ठंडे से ठंडे जगह रखने के लायक बना लेती हैं। एंड दे अंडरगो अ मैकेनिज्म जिसको हम शिवरिंग कहते हैं या ठिठुरन के द्वारा थर्मियोजेनेसिस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और ये एनिमल्स अपने आप को इस तरह के इलाकों में रख लेती हैं। कुछ हार्मोन्स और टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेल्स होती हैं जिनके इफ़ेक्ट के द्वारा भी हीट प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी तरह का मैकेनिज़्म टेम्परेचर कंट्रोल का है जिसको हम हीट लॉस मैकेनिज़्म कहते हैं। ये जो हीट लॉस मैकेनिज़्म है ये बॉडी कुछ एक्टिविटीज़ अंडरगो करता है जैसे रेडिएशन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा और कंडक्शन के द्वारा हीट लॉस होता है, और तब जाके एनिमल्स के टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के कांटेक्ट में आने वाला अगर वायु संचालन गर्म हो करके बॉडी से दूर चली जाती है और इस तरह बॉडी के ठंडी हवा को ट्रांसफ़र कर देती है। ये हीट एक्सचेंजेस हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी में होता है। गर्म हवा से ठंडी हवा का एक्सचेंज होता है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। पेरिफेरल हवा अगर गर्म होती है, इंटरनल ठंडी हवा के साथ उसको एक्सचेंज कर लिया जाता है, एंड वाइस वर्सा। मैकेनिज़्म एक ही है कि ये जो हीट लॉस है उसको एक्सचेंज फिनोमेना से इसको कांस्टेंट रखा जाए। हीट लॉस के लिए हमारे बॉडी में स्किन एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। स्किन के साथ ही हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो हमारे बकल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग है, वो भी हीट लॉस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रोसेस हीट लॉस का हम कहते हैं हीट कॉन्जर्वेशन। ये जो हीट कॉन्जर्वेशन है इसके कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे हीट इंसुलेशन के द्वारा भी हीट को निरंतर किया जाता है या ऊष्मा का संरक्षण किया जा सकता है। वेसोमोशन या वाहिका प्रेरण द्वारा किया जा सकता है। ब्राउन फैट के द्वारा और काउंटर करंट हीट एक्सचेंज के द्वारा भी हीट को संरक्षण या हीट कॉन्जर्वेशन किया जाता है। नाउ बात करते हैं
हीट कंजर्वेशन के अलग अलग मैकेनिज़म्स की। पहला, हीट इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब जब आप उस हीट को काट देते हैं, बिल्कुल आना जाना रोक देते हैं। नाउ हीट इंसुलेशन में एक्चुअली वर्टेब्रेट्स के अंदर, बॉडी के अंदर से हीट बाहर निकलने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे या तो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, फेदर्स होते हैं। ये सब जो हमारी त्वचा के बाहर होते हैं, ये हीट इंसुलेशन का काम भी करते हैं। एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर लो चला जाता है, मतलब जब टेम्परेचर बाहर कम होता है, शारीरिक टेम्परेचर ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होता है, तब ये सारी रचनाएं, चाहे ये बाल हों या फेदर्स हों, ये खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने पे ये हमारे बॉडी के ऊपर एक कवच बना लेते हैं, जिससे कि इंसुलेशन कवच कहते हैं, और इस प्रकार हमारी बॉडी को ये हीट लॉस से बचा लेते हैं। देन दूसरा है वेसोमोशन। वेसोमोशन एक्चुअली शरीर में स्किन के द्वारा टेम्परेचर के लॉस को कंट्रोल करने के लिए ब्लड फ्लो को चेंज करने के काम आता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम देखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स, इसमें ये जो डायमीटर है, डायमीटर के चेंज होने के साथ साथ इनका जो लॉस है या इनका जो एक्सचेंज मैकेनिज़्म प्रभावित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि अगर आर्टरीज़ में बहने वाला ब्लड जो गर्म होता है, ये पेरिफेरल साइड ब्लड ले जाता है, और अगर टेम्परेचर इफ़ेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तब आर्टरीज़ की वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। आर्टरीज़ की वेसल्स जैसे ही सिकुड़ जाती हैं, इनमें बहने वाले ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर के ज़्यादा होते ही ब्लड एक्सचेंजेस, ब्लड में टेम्परेचर एक्सचेंजेस होते हैं एंड टेम्परेचर कंट्रोल होता है। एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है जब रिवर्स टेम्परेचर चलता है और आर्टरीज सिकुड़ने की जगह अब वो फैलने लगती हैं। एज अ रिज़ल्ट इसके अंदर ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और इस तरह से हीट कंजर्वेशन होता है। सिकुड़ने से और आर्टरीज़ के फैलने से जो ब्लड प्रेशर में कमी या ज़्यादती होती है, उसकी वजह से हीट एक्सचेंजेस मैकेनिज़्म प्रभावित होते हैं और बॉडी के अंदर हीट लॉस को कंजर्वेट किया जाता है या हीट को कंजर्वेट करके उसको बरकरार रखा जाता है। तीसरा है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट एक्चुअली ये हमारे बॉडी के स्पेशली नियोनेटल्स के अंदर नए बच्चे जो होते हैं उनमें ब्राउन फैट पाए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्राउन फैट का एक्यूमुलेट होना खुद ही एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह होता है। ये जो ब्राउन फैट है ये हमारे स्किन के नीचे होता है, और ये हाइबरनेटिंग इंडिविजुअल्स के अंदर पाए जाते हैं। नॉट ऑल इंडिविजुअल्स, हाइबरनेटिंग इंडिविजुअल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ये पाया जाता है। ये जो ब्राउन फैट है ये थर्मियोजेनिक होता है, और मतलब ऊष्मा देने वाला, ये ऊष्मा प्रोड्यूस करता है। ये गर्दन, थोरैक्स और मेन ब्लड वेसल्स, इनके चारों तरफ फैला पाया जाता है, और एक ऑटोमेटिक फर्नेस, स्वचालित भट्टी की तरह काम करता है, और वैसे ही सर्दी के प्रभाव से हमारे बॉडी को फ्री करता है। यह हमारे बॉडी की हीट को कंजर्व करता है और बॉडी में गर्मी लाने का काम करता है। एक और डिवाइस है जिसके द्वारा ये जो हीट कंजर्वेशन किया जाता है, उसको हम काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहते हैं। काउंटर करंट हीट एक्सचेंज एक्चुअली ये देखा जाता है आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में। नाउ इसके अंदर ये जो आर्टरीज़ जो प्योर ब्लड ले करके बाहर की तरफ जा रही हैं, ऑर्गन्स की तरफ जा रही हैं, मतलब हम कहते हैं आर्टरीज़ पेरिफेरल एरियाज़ में जा रही हैं, परिधीय इलाके में, और वेन्स बाहर से मतलब ऑर्गन से, परिधि से ब्लड कलेक्ट करके इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रही है। आर्टरीज़ में नॉर्मल गरम प्योर ब्लड है जो ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, और वेन्स में वो ठंडा ब्लड है जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा बॉडी को सूटेबल रहता है। एज अ रिज़ल्ट
ब्लड अपने फ्लो के दौरान आर्टरीज और वेन्स में इतना क्लोज आ जाता है कि इनमें म्यूचुअल हीट एक्सचेंजेस हो जाते हैं, और अब ये जो पेरिफेरल एरिया से वेन्स के द्वारा लाया जाने वाला ठंडा ब्लड है, ये भी आर्टरी से निकलने वाले गर्म ब्लड के साथ एक्सचेंज कर लेता है हीट को, और अब वेन्स गर्म ब्लड ही लेकर के हार्ट की तरफ जाती हैं, और इस प्रकार ये जो बाहर का टेम्परेचर है, ये जो हीट्रोथर्म्स में या पोइकिलोथर्म्स में है, ये जो अपना असर दिखा रहा है, ये उस पर्टिकुलर एनिमल्स में असर नहीं ना दिखाने पाता, और वीनस ब्लड भी पहले से ज़्यादा गर्म होकर के हृदय में पहुंचता है, और इस प्रकार एनर्जी का कंजर्वेशन या ऊष्मा के संरक्षण में मदद करता है। और केवल ये प्रिंसिपल फॉलो होता है जहाँ हम कहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ स्पीशीज़ एनिमल्स की बहुत ज़्यादा सर्दी इलाके में रहती हैं, जो पोलर इलाके होते हैं, जैसे पोलर बेयर्स हों या आर्कटिक वो व्हेल्स हों जो बहुत ठंडे पानी में रहती हैं, वो केवल इस कंसेप्ट के द्वारा अपने हीट लॉस को मिनिमाइज़ करती हैं। नाउ ये पूरा प्रोसेस जो हीट प्रोडक्शन का है या हीट लॉस का है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि बॉडी में ना तो ज़्यादा लॉस हो ना ही ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर भी बॉडी के एंजाइम सिस्टम के लिए ठीक नहीं है और एंजाइम्स नॉर्मल काम नहीं करने पाती। सो जस्ट टू हैव अ वेरी नॉर्मल बॉडी रेंज ऑफ टेम्परेचर वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस में मतलब हीट गेन्ड या हीट प्रोड्यूस्ड शुड बी इक्वल टू हीट लॉस। कम या ज़्यादा डिपेंड करता है द टाइप ऑफ टेम्परेचर हम जिसमें रह रहे हैं। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा और ठिठुरन के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बैलेंस बनानी पड़ेगी। हीट जो लूज़ हो रही है, लॉस हो रही है, जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन और पैंटिंग मतलब हाफना, इनके द्वारा जो भी हीट जो लॉस हो रही है, ये दोनों प्रोसेसेस आपस में बैलेंस करेंगे तो बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगी। और हम भी जानते हैं कि किसी भी बॉडी को नॉर्मल रहने के लिए नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि homeostasis is a very important factor in every organism's life, and to maintain homeostasis the balance between the body loss heat and body produced heat has to be maintained. ये कुछ रेगुलेटिंग रिफ्लेक्सेस हैं जिनका आप रीडिंग ले सकते हैं, जो हमारे टेम्परेचर को मॉडरेट करने में या नॉर्मलाइज करने में काम आते हैं। जैसे दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, पेरिफेरल और स्किन और हाइपोथैलेमस। और आउटपुट है हाइपोथैलेमस से जो सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा स्वेट ग्लैंड्स में भेजा जाता है, स्किन आर्टरीरियल्स और एड्रिनल मेडुला मोटर न्यूरॉन के द्वारा स्केलेटल मसल्स में भेजा जाता है। और जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी में इन दोनों एक्टिविटीज़ के द्वारा दोनों एक्टिविटीज़ के नॉर्मल रहने के द्वारा कंट्रोल रहता है, और इस प्रकार थर्मोरेगुलेटिंग मैकेनिज़म्स काम करते हैं। नाउ ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल विच इज़ एक्सरसाइज्ड बाय टू वे मैकेनिज़्म। पूरा नर्वस सिस्टम के द्वारा मेंटेन रहता है, और ये नर्वस सिस्टम के द्वारा मेंटेन जो रहता है ये दो प्रकार असर दिखाता है। पहला थर्मोरेगुलेटेड सेंटर्स और दूसरा एंडोक्राइन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ये है नर्वस मैकेनिज़्म। और इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्वस मैकेनिज़्म। ये जो नर्वस मैकेनिज़्म है, तो टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए, जिससे कि बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो, ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है हाइपोथैलेमस ज़िम्मेदार है। हाइपोथैलेमस में अगेन दो तरह के टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर्स हैं, एक जो कोल्ड टेम्परेचर का सेंटर माना जाता है और दूसरा जो हॉट टेम्परेचर का सेंटर माना जाता है। वी हैव टू टेम्परेचर सेंटर्स लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। दोनों ही सेंटर्स जब इनोवेट होते हैं या इम्पल्स जब इनके थ्रू ट्रैवल करती है, जब कौन सा सेंटर एक्टिवेट होता है उसी प्रकार के इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और हमको वो इफ़ेक्ट मिलते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉडी को ज़्यादा हीट देने की अगर ज़रूरत पड़ती है तब हाइपोथैलेमस के नर्व इम्पल्सेस मसल्स के लिए कंडक्शन होते हैं और ये शिवरिंग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये मसल्स द्वारा कंडक्ट होते हैं और शिवरिंग या ठिठुरन पैदा करते हैं। हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली वार्म होने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर बॉडी को लो टेम्परेचर अफेक्ट करता है तब हाइपोथैलेमस के सेंटर्स स्वेट ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं, जिससे कि पसीना आने लगता है और पसीना आने के साथ साथ जब पसीना बाहर निकलता है तो बॉडी में ऑटोमेटिक कूलिंग हो जाती है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे और भी सिस्टम हैं, पर्स्पिरेशन होता है। और ये जो दोनों मैकेनिज़्म है, चाहे ठिठुरन का हो चाहे पसीना निकलने का मैकेनिज़्म हो, इन दोनों के द्वारा बॉडी के अंदर टेम्परेचर का एक कवच सा बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं और थर्मस में चाय बना के ले जाते हैं, कॉफ़ी बना के ले जाते हैं या कोई गर्म पेय पदार्थ ले जाते हैं तो थर्मस में ले जाते हैं और बाहर जा कर के हम उसको पी लेते हैं तो वो गर्म रहता है। इसी प्रकार हमारे बॉडी का हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट की तरह काम करने में मदद करता है और सर्दी में ठंडक और गर्मी में गर्मी और गर्मी में ठंडक देने का प्रयास करता है। ये जो तंत्रिका आयोग संचरण है, इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स को भी प्रभावित करता है और इन ग्लैंड से मींस थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलती हैं वो भी हीट प्रोडक्शन का काम करती हैं और इस प्रकार हाइपोथैलेमस न्यूरोएंडोक्राइनल कंट्रोल द्वारा हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान देता है। फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो ही जाते हैं। ये लिखा, इसको आप पढ़िए। एंडोक्राइन कंट्रोल के लिए एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स और थायराइड हार्मोन ये सभी अपने स्राव देती हैं और इनके द्वारा फिर आगे जा कर के हार्मोन कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है और बॉडी को एक कांस्टेंट स्थिति में रखा जाता है। आप पढ़ सकते हैं इनके एक्शन कि कैसे एड्रिनल मेडुला इमीडिएट एड्रेनलिन रिलीज़ करती है और फिर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मेटाबॉलिक रेट और हीट प्रोडक्शन होता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है और हीट प्रोडक्शन होता है। उसी तरह एड्रिनल कॉर्टेक्स, जब BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है, पेशेंट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते। और थायराइड ग्लैंड जो एक कैलोरीजेनिक काम करती है, मतलब हीट प्रोडक्शन का काम करती है और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ये हैं वो डिफरेंट मैकेनिज़्म जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस जो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है, इसके द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का स्राव होता है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा। इसके द्वारा थायरॉक्सिन का लेवल थायराइड द्वारा बढ़ाया जाता है और इसके द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी में बढ़ जाती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बढ़ने से बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ता है। हम इस प्रोसेस को रिवाइज करके ये कह सकते हैं कि जब ब्रेन का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स के द्वारा, तब हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को प्रभावित करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रभावित करती है, जो आगे जा कर के थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करती है, जिससे कि थायरॉक्सिन का लेवल या थायरॉक्सिन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन का लेवल आगे जाकर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और इस प्रकार हीट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का काम बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने में होता है। सो दिस इज़ हाउ टेम्परेचर रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन होम्योथर्म्स एंड हीट्रोथर्म्स। थैंक यू।